हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। आज दोस्तों हम चलने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाली बात हम करने वाले हैं कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है। आज हम इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है। साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है और साधारण ब्याज में भी होता है, दोनों में इंस्टॉलमेंट होता है। तो आज हम साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट की बात करने वाले हैं इस लेसन में। तो बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं इंस्टॉलमेंट को कैसे निकालना है, कैसे इसके सवाल करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं इंस्टॉलमेंट कैसे निकाले, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। देखिए यहां से इंस्टॉलमेंट के बारे में हम समझते हैं कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहां से मैं आपको एक समझा जो यहां पर एक शब्द आता है दे ऋण। एक बार ये ध्यान रहने वाली बात है, दे ऋण। और दे ऋण का मतलब भी होता है मिश्र धन होता है। ये भी आपका क्या होता है? मिश्र धन। मतलब ये अंतिम रूप से चुकाया जाने वाला धन होता है आपका, जिसे हम मिश्र धन भी कहते हैं अपनी साधारण भाषा में। अब मैं एक सवाल लेता हूं जैसे आपको कि मान लो रेट ऑफ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है। 10% की दर पर आपने किसी बैंक से ऋण लिया आपने, ठीक है ना। और वो ऋण है ना, उसका दे ऋण मान लो आपको दे रखा है 9200 रुपए। 9200 रुपए चुकाया जाना है। कितना रुपए चुकाना जाना है? 9200 रुपए दे ऋण है। इसका मतलब अंतिम रूप से 9200 रुपए दे है इसका। और मान लो आपको टाइम सवाल में दे रखा है 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी 4 वर्ष में इसको चुकाना है। यदि कोई 9200 रुपए का ऋण है, दे ऋण। दे ऋण का मतलब ये 4 साल बाद में दिया जाने वाला ऋण है। 4 साल के उपरांत चुकाया जाने वाला टोटल धन है 9200 रुपए। ये अगर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला है तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी। तो हमें क्या करना होता है? इंस्टॉलमेंट समान लेनी है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जैसे मान लो ये कोई प्रिंसिपल है जो आपने किसी बैंक से ऋण लिया था, ऋण बैंक से उधार लिया था। 1 साल बाद में आपने एक किस्त दी, उसके 1 साल बाद में आपने दूसरी किस्त दी, उसके 1 साल बाद में आपने तीसरी किस्त दी और उसके 1 साल बाद में आपने चौथी किस्त दी। ऐसे 4 किस्तों में चुकाना चाहते हैं और वो भी इक्वल किस्तों में। तो मैंने मान लिया प्रत्येक किस्त आपकी 100 रुपीज की है, 100 रुपए की है। प्रत्येक किस्त कितने की मान ली मैंने? 100 रुपए की मान ली। तो ये किस्तों में चुकाया जाने वाला धन है, यानी कि आपका लोन 400 रुपए में चुकता हो जाएगा। 100 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट यानी 400 रुपए में लोन को चुका सकते हैं किस्त के माध्यम से। लेकिन अगर हम इसको किस्त के माध्यम से नहीं चुका के हम अंतिम चौथे वर्ष में इस लोन को चुकाना चाहते हैं, अंतिम चौथे वर्ष में देना चाहते हैं, तो वो आपका दे ऋण होगा। चौथे वर्ष के रूप में दिया जाएगा, वो आपका टोटल 9200 यानी दे ऋण होगा। तो मुझे बताइए ये इंस्टॉलमेंट तो वैसे ही ऑलरेडी चौथे वर्ष से दी जा रही है, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट तो तीसरे वर्ष दी जा रही है। अगर ये इंस्टॉलमेंट यहां न देकर हम यहां पर पे करें तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज भी लगेगा, क्योंकि 1 वर्ष का अंतराल है। अगर ये इसे यहां नहीं चुकाएंगे, आगे चुकाएंगे, तो आपको पता है इसमें 10% ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। यानी ये इंस्टॉलमेंट 110 रुपए में चुकेगी आपकी। अगर इस इंस्टॉलमेंट को आप तीसरे वर्ष नहीं देंगे, इसे भी आप चौथे वर्ष ही देंगे, तो ये 110 रुपए देनी पड़ेगी। अगर आप इस इंस्टॉलमेंट को भी यहां पर पे नहीं करके यहां पे करना चाहते हैं चौथे वर्ष, तो इस पर एक और एक 2 वर्ष का ब्याज। तो बताइए 10 का 2 वर्ष से कितना होगा? 20%। तो 20%, 100 का 20% 20 होता है, यानी आपको 120 रुपए पे करने होंगे। और यदि आप इस इंस्टॉलमेंट को भी चौथे वर्ष ही देना चाहते हैं तो बताइए एक एक और एक, ऐसे टोटल 3 वर्ष का इसमें ब्याज और ऐड होगा। तो बताओ 10 इंटू 3 30%, तो 100 का 30% 30 होता है, अर्थात आपको 130 रुपए पे करने होंगे। कितने पे करने होंगे? 130। देखो आप अगर सेम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 100 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, लोन चुकता हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये इंस्टॉलमेंट यहां नहीं देते, 1 साल बाद में इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, आप जमा नहीं करवा रहे हैं, इसे आप चौथे साल दे रहे हैं, तो आपको 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा 30%। इस इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा
और इस इंस्टॉलमेंट को भी आप चौथे वर्ष चुकाएंगे तो 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ये तो ऑलरेडी आपकी चौथे वर्ष ही है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ऐसे अगर आप अपना संपूर्ण लिया गया ऋण चौथे वर्ष चुकाना चाहते हैं तो टोटल जो देय ऋण होगा वो आपका ये होगा। तो इनका योग कर लीजिए, 130, 120, 110 और 100 को जोड़ लीजिए, तो 430, 20 और 10 इतने हो गए 60। तो ये 460 है ना, वो आपका देय ऋण है, और 460 की वैल्यू है 9200। बोलो, 0 से 0 कट गया, 92 का डबल होता है, 46 का डबल होता है 92, यानी कि 20 बार कटेगा। तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 20 इंटू 100 कितने की होगी? 2000 की, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए की होगी। तो यहां सवाल का उत्तर हो गया 2000 रुपए की। बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है? तो आप कहेंगे सर 2000 रुपए की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगी आपकी। तो बताइए अगर आप इस धन को आपने जो भी बैंक से लिया था इसे इंस्टॉलमेंट पर चुकाना चाहते हैं तो मात्र 8000 रुपए में आपका, मात्र 8000 रुपए में ये लोन चुकता हो जाएगा। 2000 की 4 किस्तें में 8000 में। लेकिन आप इंस्टॉलमेंट में नहीं दे रहे हैं तो 9200 रुपए देने पड़ेंगे। आप चौथे वर्ष कितने देने पड़ेंगे? 9200 रुपए देने पड़ेंगे। तो 9200 क्या है? आपका देय ऋण है, और देय ऋण का मतलब होता है अंतिम वर्ष में दिया गया टोटल धन होता है वो आपका। यानी कि आप अगर बीच में नहीं चुका के लास्ट में चुकाएंगे तो वो आपको 9200 देना पड़ेगा, यानी वो आपका क्या है? टोटल मिश्र धन है। तो बताइए अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो फायदा कितने का हुआ आपको? तो आप कहेंगे सर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो 8000 देने पड़ रहे, वैसे हमें 9200 देने पड़ते, इसका मतलब हमें 1200 रुपए का लाभ हुआ। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि आप अपने धन को अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो आपको कितने का फायदा हुआ? तो आप कहेंगे सर 1200 रुपए का हमें क्या हुआ है? फायदा हुआ है, अगर हम इंस्टॉलमेंट में इसको दे रहे हैं तो। ठीक है ना? तो ये इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध बट्टा भी हो जाएगा। तो यहां से हम ये बता सकते हैं। तो ऐसे इंस्टॉलमेंट, अब आगे से क्या करेंगे? आप ऐसे नहीं लिख के सीधा यहीं से शुरू करेंगे कि आप अंतिम इंस्टॉलमेंट को 100 मान लो। हर इंस्टॉलमेंट 100 होगी, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 माननी है, लेकिन अंतिम अब सारा लास्ट में चुका रहे हैं, मतलब देय ऋण निकालना चाहते हैं तो अंतिम तो 100 ही रहेगी। उससे पीछे वाले में 1 साल का ब्याज रहेगा 110, फिर उससे पीछे वाले में 2 साल का ब्याज रहेगा यानी 120, उससे पीछे वाले में 3 साल का ब्याज रहेगा यानी 130। यानी आप दर को जोड़ते जाइए तो आपका ड्यू अमाउंट आता जाएगा, आगे का अमाउंट आता जाएगा। ठीक है ना? देय ऋण आता जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ऐसे सवाल को करना है। तो देखिए अब सवाल बता रहा हूं मैं आपको। यहां सवाल क्या है? 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इस 9600 रुपए के देय ऋण को, यानी के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक किस्त की राशि क्या होगी? मतलब हमें ये हमारा जो देय ऋण है ना वो कितना है? तो हमें देय ऋण की राशि दे रखी है 9600 रुपए। मतलब हमें टोटल 9600 रुपए चुकाना है अगर हम 5वें वर्ष चुकाना चाहते हैं। तो 5 वर्षों के लिए मिश्र धन कितना है? 9600 रुपए है। उसे हम इंस्टॉलमेंट में चुकाए तो इंस्टॉलमेंट प्रत्येक कितने की होगी? तो मैं कहूंगा आखिरी इंस्टॉलमेंट आपकी हो जाएगी, तो आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 मान लो। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को क्या मान लो आप? आई मतलब इंस्टॉलमेंट 100 मान ली, प्रत्येक किस्त मैंने 100 मान ली। तो बताओ अंतिम किस्त में चुकाया जाने वाला धन तो 100 ही होगा। अब बताओ इससे पीछे वाली में अगर हम इंस्टॉलमेंट में नहीं देंगे, उसे अगले वर्ष देंगे, तो आपको पता है 10% ब्याज लगेगा, यानी 110 होगा। इससे पीछे वाली में 10% और जुड़ जाएगा तो 120 ब्याज होगा, 120 होगा वो देय ऋण, और उससे पीछे वाली में 10 और जुड़ जाएगा तो 130 होगा आपका देय ऋण, और उससे पीछे वाली में 10 और जुड़ जाएगा तो 140 होगा आपका देय ऋण। ठीक है ना दोस्तों? प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 की है, अंतिम इंस्टॉलमेंट 100 ही रहेगी आपकी। उससे पहले वाली के लिए देय ऋण कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 10% ब्याज रहेगा उसमें, तब अगले साल चुकाया जाएगा वो। उससे पीछे वाली में 2 वर्ष का अंतराल आ गया, मतलब 20% ऐड करेंगे तब वो देय ऋण के बराबर होगा। इसमें अगर 3 साल का डिफरेंस आ गया तो 3%, 3 बार 10-10 जोड़ेंगे, 30, अगले में 40। तो ये टोटल आपकी 5 इंस्टॉलमेंटों का मिलाकर के देय ऋण हो गया। तो बताओ देय ऋण कितना हुआ?
तो आप कहेंगे सर 140, आप ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, 500 तो एक हो गया, 40 30 70 20 90 और 10 100, तो ये टोटल 600 हो गया। और इस 600 यूनिट का मान है देय ऋण। देय ऋण कितने का है? 9600 का। अगर 600 यूनिट की वैल्यू 9600 है तो 2 जीरो कैंसिल, 6 से 16 बार कटेगा, तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? तो 16 से मल्टीपल कर दीजिए इसको, तो सवाल का उत्तर आ जाएगा आपका 1600। सवाल का उत्तर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1600 रुपए की होगी। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 1600 रुपए की होगी। दोस्तों समझ में आया होगा अच्छे से कि ये 9600 दे ऋण है। आप किस्त अगर टाइम पे, मतलब आप उसको प्रति वर्ष नहीं दे रहे हैं, अंतिम वर्ष दे रहे हैं, तो अंतिम वाले पर कोई ब्याज नहीं है, लेकिन उससे पहले वाले पर 1 वर्ष का ब्याज, उससे पहले वाले पर 2 वर्ष का, उससे पहले वाले पर 3 वर्ष का, उससे पहले वाली पर 4 वर्ष का। तो आप 10 को गुणा करते जाओ बस, जिससे वर्ष, अगर पहले वर्ष का है 10, दूसरे वर्ष का 20, तीसरे वर्ष का 30, चौथे वर्ष का 40, ऐसे 10 से मल्टीपल, यानी हम 10 को जोड़ते चले जाएंगे। आप ऐसे याद रखो, हमें शुरुआत 100 से करनी है और दर को जोड़ते जाना है बस, और तब तक जोड़ना है तब तक हमारी किस्तें पूरी ना हो जाए। 1 2 3 4 5, हमें 5 ही चाहिए तो 5 तक ले जाके छोड़ दो, टोटल योग मारो, वो ऋण आपका देय ऋण होगा, और देय ऋण के बराबर करके सवाल का उत्तर दो। तो अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कहा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है और यहां 4 वर्षों में चुकाना है, और यहां देय ऋण है आपका 1936। 1936 आपका देय ऋण है यहां पर। तो बताइए यहां देय ऋण कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर देय ऋण का मान यहां दे रखा है 1936, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। और अब मान लेते हैं कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए का होगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? 100 का होगा। तो मैंने ये मान लिया कि बताओ, अब प्रत्येक 100 का है तो मैं 100 से शुरू कर दूं, 100 अंतिम में 100 ही रहेगा देय ऋण। उससे पीछे वाली के लिए देय ऋण 100 आपका कितना रहेगा? 114। उससे पीछे वाली के लिए देय ऋण कितना रहेगा? तो 14 और जोड़ दो 128। उससे पीछे वाले के लिए कितना रहेगा? तो 14 और जोड़ दो 142। बस 4 किस्तें कंप्लीट हो गई अपनी, ये 4 हो गई। देखो प्रत्येक किस्त 100 की है, लेकिन हम देय ऋण निकाल रहे हैं, तो बताओ दूसरी जो किस्त थी आपकी उधर से, लास्ट से दूसरी, उसे अगर अंत में देंगे तो 1 साल का ब्याज आएगा, लास्ट से तीसरी पर 2 साल का ब्याज, लास्ट से चौथी पर 3 साल का ब्याज। ठीक है ना? जैसे अपन बात करें, अभी देखो यहां पर मैंने समझाया था आपको, ये वाला इसमें हमने देखा था, इस वाले में जाके देखा था हमने, ये वाला अपना पेज पे, ये देखो यहां से आप, हमने ये देखा था, अगर ये इंस्टॉलमेंट यहां न देके यहां दी जाएगी तो देय ऋण 110 बनेगा। अगर ये इंस्टॉलमेंट यहां न देके वहां दी जाएगी तो देय ऋण आपका 120 बनेगा। और इस इंस्टॉलमेंट का देय ऋण कितना होगा? तो 1 2 3 वर्ष का ब्याज यानी 30 होगा। अर्थात हमें देय ऋण निकालना है, तो इसका देय ऋण तो 100 ही रहेगा, इसका 1 वर्ष का ब्याज, इसके ऊपर 2 वर्ष का ब्याज, इस पर 3 वर्ष का ब्याज, यानी हम बैक आएंगे तो आपका दर जुड़ता चला जाएगा। तो बस उसी हम मेथड से इसको यहां से कर रहे हैं सवाल को, तो वही चल रहा है। तो यहां देखिए, समझिए इसको, इन टोटल का योग इसका कितना होगा वो देखिए एक बार, इसका योग कितना हो रहा है। तो यहां कहेंगे देखो 14 28 42 और 42 84 हो जाएंगे, और 400, तो ये टोटल 484 हो गया इनका योग देय ऋण, जो कि हमें दे रखा है 1936 के बराबर। देय ऋण कितना है भाई? 1936। तो ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा। तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा? तो 4 से मल्टीपल कर दो, सवाल का उत्तर डी ऑप्शन 400। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 400 रुपए का इंस्टॉलमेंट होगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का होगा दोस्तों? 400 रुपए का इंस्टॉलमेंट होगा। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.25, 12 सही 1/4 इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में देय ऋण आपका 9400, यानी देय ऋण कितना है? तो आप कहेंगे सर देय ऋण की जो क्वांटिटी है वो आपकी 9429 रुपए है। कितनी है भाई? 9429, 9429 है। ठीक है,
और 3 वर्षों में चुकाया जाने वाला है, मतलब टाइम कितना है हमारे पास, 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.25 को मैं 12 सही 1/4 लिख दूं, या मैं इसको ऐसे लिख दूं 12 चौके 48 और 1/49/100 लिख दूं, 49/4 49/400 लिख दूं, ठीक है ना, 49/400 ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 12 चौके 48 और 49/4 आएगा, परसेंट रहूंगा तो 49/400 भी हो सकता है। तो मैं क्यों ना प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 400 ही मान लूं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को क्या मान लूं, 400 ही मान लूं, तो उससे सवाल और भी आसानी से हो जाएगा हमारा, और भी आसानी से हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम ऐसे ही करते हैं इसको। मैंने मान लिया प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है ना वो मेरा 400 रुपए है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का मान लिया मैंने, 400 रुपए का मान लिया। तो बताइए अंतिम इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो वो हमारी 400 ही रहेगी। उससे पिछले वाली इंस्टॉलमेंट पर बात करें तो 1 साल का ब्याज रहेगा, तो 1 साल का ब्याज 49 है, तो वो रहेगी आपकी 449 हो जाएगी। उससे पीछे वाली पर आपको पता है 2 साल का ब्याज रहेगा, तो 1 साल का 49 है, 2 साल का 98 हो गया, तो 498 हो जाएगा। तो ये टोटल 3 किस्तें हो गई आपकी, 3 इंस्टॉलमेंट हो गई, इनका योग कर लीजिए कितनी होगी ये, इनका योग कर लीजिए दोस्तों कितनी हो गई, तो मैं कहूंगा 4×3=1200, तो 1 हो गया, 98 में 49 जोड़ेंगे तो 147 हो जाएगा, तो 1347 दे ऋण हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 9429 के बराबर है, 9429 के बराबर है। दोस्तों ये कंप्लीटली कट जाएगा, इससे 7 टाइम्स 7 बार पूरा पूरा कटेगा। 7×7 = 49 होता है, 7×4 = 28 और 4×32 होता है, फिर 13×7 = 91 और 3 कितने हो जाएंगे, 94, यानी पूरा पूरा 7 बार। तो बताओ प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, तो 7 × 4 28, यानी 2800 रुपए का होगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 2800 रुपए का होगा मेरे दोस्तों, 2800 रुपए का। बात समझ में आ रही है आपको क्लियर से, तो मुझे कमेंट जरूर करके बताना आप दोस्तों। 12.25 का मतलब 12 सही 1/4, जिसको हम 49/4 बोल सकते हैं, लेकिन परसेंट आएंगे तो बट्टे में 100 भी आएगा। अब हमारा मान दशमलव में न आए, इसलिए हमने क्या कर दिया, 400 को इंस्टॉलमेंट मान लिया, 100 की बजाय 4 ही मान लिया हमने। अगर हम 100 मानेंगे तो आपको पता है यहाँ 100 रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 112.25, फिर यहाँ पर क्या आएगा, उसमें और 12.25 जोड़ेंगे तो 124.50, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो भी ऐसा ही आना है, यहां से कटने के बाद 7 ही आएगा। तो सवाल को आप आराम से करो, यहां से समझ लो कि अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में बदल के करो, अगर सीधा सीधा 10% 20% है तो डायरेक्ट 100 मान के करो, एक ही बात है, सवाल के आंसर वही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए सवाल, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 4 वर्ष का है, और दे ऋण आपका 10,750 है। यानी दे ऋण कितना है भाई, तो आप कहेंगे सर दे ऋण है ना वो आपका 10,750 है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई है 5%। तो मैं कहता हूं ऐसे सवाल में हमें फ्रैक्शन लेके इंस्टॉलमेंट मान लेनी चाहिए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की, बाकी आप 5% का मतलब 1/20 है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 20 की भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। तो अब बताओ दे ऋण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर अंतिम किस्त तो आपकी दे ऋण भी 100 ही रहेगा, लेकिन उससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट पर दे ऋण 5% बढ़ के आएगा, मतलब 105, उससे पीछे वाली पर 5 और बढ़ जाएगा 110, उससे पीछे वाली पर 5% और बढ़ जाएगा 115। तो बताइए टोटल चारों इंस्टॉलमेंट के लिए दे ऋण कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर यहां से 400 तो एक हो गया, 5 और 10 15 और 15 30, यानी टोटल हो गया 430 हो गया दे ऋण की वैल्यू, और 430 की वैल्यू आपको दे रखी है 10,750, 10,750 दे रखी है। 10 कैंसिल हो गया, 43 का भाग हम यहां लगाते हैं तो 2 बार जाएगा 86, 14 और 7 हमारे पास बच गए 21, 215, 215 में 43 का भाग 5 बार, 25 बार कट गया भाई पूरा पूरा, तो 25 को 100 से मल्टीपल कर दो, सवाल का उत्तर आएगा 2500।
प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 2500 रुपए की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगी दोस्तों। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 900 रुपए की वार्षिक किस्त 15% की ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धन के कर्ज को। देखो यहां अब की बार आपको क्या दे दिया गया है? आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके और आपको टाइम दे करके क्या पूछ रहा है? धनराशि यानी देय ऋण पूछ रहा है। देय ऋण आपसे पूछ रहा है। देखो इंस्टॉलमेंट दे रखी है आपको 900 रुपए की, इंस्टॉलमेंट 900 रुपए की दे रखी है आपको प्रत्येक, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 15% दे रखी है, 15%, और आपसे देय ऋण निकलवा रहा है कि देय ऋण कितना होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि कितने कर्ज को चुका पाएगी ये वाली आपकी इंस्टॉलमेंट से। देय ऋण पूछ रहा है किस धन के कर्ज को चुकाएगी। तो मैं कहता हूं समय 5 वर्ष है, आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को 100 के बराबर मान के चलिए। तो बताइए यहां से बताओ अंतिम जो किस्त है वो 100 का ही देय ऋण देगी आपकी, क्यों उसमें कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा। उससे जस्ट पहले वाली आपको 15% ब्याज और देगी, यानी 115 में चुकेगी वो। अगर देय ऋण की बात करें तो 115 में चुकेगी। उससे जस्ट पहले वाली 130 में चुकेगी, 15 और जोड़ दिया हमने इसमें। उससे जस्ट पहले वाली 145 में, और उससे जस्ट पहले वाली 160 में। ये टोटल देय ऋण हो गया भाई, ये आपका टोटल देय ऋण हो गया। अंतिम किस्त में केवल 100 रुपए, कोई ब्याज नहीं। उससे पीछे वाले में क्या होगा? 15% ब्याज, फिर अगले में और 15 ब्याज, फिर अगले में और 15 ब्याज। ऐसे आपको पांचों का योग करना है। बोलो इनका योग कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे सर 500 तो वैसे आ गया, 15 और 30 45, सर 45 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। तो 150 और जोड़ दो, 650 हो गया आपका टोटल। 650 यूनिट की वैल्यू बतानी है बेटा आपको, देय ऋण बताना है। जबकि इंस्टॉलमेंट दे रखी है, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। इंस्टॉलमेंट हमने 100 ही तो माना था। तो बताओ 100 यूनिट बराबर 900 है, तो 1 यूनिट बराबर 9। तो आप इसको 9 से गुणा कर दीजिए, 0 आएगा, 9 5 45 आएगा, 4 बचेगा, 9 6 54 और 4 58। सवाल में उत्तर क्या आएगा? 5850, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी ये सवाल 5850 रुपए के ऋण को पूरा पूरा चुकाएगा। 5850 रुपए का देय ऋण होगा, जिसको अगर हम इंस्टॉलमेंट में देंगे तो 900 रुपए की किस्त बनेगी आपकी। कितनी? 5 किस्तें बनेगी। ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से आया है। राम ने साधारण ब्याज पर बैंक से 16,000 रुपए उधार लिए, 3 साल बाद उसने 7,000 रुपए का भुगतान कर दिया और 7 साल के अंदर उसने ऋण को चुकाने के लिए 12,570 का भुगतान कर दिया। मैं कहूंगा कि बताओ उसने प्रिंसिपल कितना, यानी कितना उधार लिया था बैंक से? 16,000 उधार लिया था, और उसने टोटल चुका कितना दिया? अमाउंट कितना कर दिया उसने? तो उसने कहा कि भाई 7,000 तो एक बार दे दिया उसने, और 12,570 एक बार दे दिया। तो इन दोनों का योग कर लो, 12 और 7 19,570 चुका दिए उसने। 19,570 उसने दिए। तो मैं कहता हूं जी ब्याज के रूप में कितने दिए? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही ब्याज है। तो 19,570 में 16,000 घटाएंगे तो 3,570 रुपए ब्याज हो गया। तो ये इसका ब्याज आ रहा है 3,570 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए उस व्यक्ति ने। ठीक है। अब यहां देखो ये ब्याज कैसे लगा। आपको पता है साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, इसलिए आपको पता है 3 साल तक ब्याज किस पर लगा? 16,000 पर। तो चाहे आप 16,000 का 3 साल का निकाल दो, चाहे 16 थी 48,000 का 1 साल का निकाल दो, बात क्या है? एक ही है। अरे आप 16,000 का 3 साल का निकालोगे या 16 3 48 कर लो, पहले ही टाइम को गुणा कर लो, 16 3 48,000 कर लो, तो 1 साल का निकाल दो, बात एक ही है। तो मैं वैसे ही करता हूं, 3 साल तो निकलेगा 16,000 पर, तो 16 3 48,000, यानी 48,000 का 1 साल का ब्याज प्लस। अब बताओ 3 साल के बाद में उसने 16,000 में से 7,000 तो रिटर्न कर दिए, तो आप 16 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 16 में 7 गया तो 9,000 बचेगा। दोस्तों आप ये मत सोचना सर 3 साल का ब्याज भी तो है,
बिल्कुल ब्याज है, लेकिन ब्याज अंत में दिया जाएगा, क्योंकि यहां ब्याज को जोड़ करके आगे काम नहीं किया जाता है, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जुड़ने के बाद में आगे शुरू हो जाता है। यहां साधारण ब्याज में ब्याज अलग रहेगा, उसको अंतिम रूप से लास्ट में दिया जाएगा। जब लोन चुकता होगा उस समय कंप्लीटली उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि ब्याज पर कोई ब्याज यहां लगता नहीं है। तो बताइए 16,000 में से 7,000 गए, 9,000 बच गए। ये 9,000 कितने साल तक रहा? तो आप कहेंगे सर टोटल 7 सालों की बात हो रही है, 3 साल पहले 16,000 रह चुका, तो कितना और बचा? 4 साल बचा। तो इसको 4 से गुणा कर लो, 9 को 9 चौक 36,000, 9,000 की धनराशि 4 साल तक और जमा रही। तो 9 चौक 36,000 का चाहे 1 साल का निकाल दो, चाहे 9,000 का 4 साल का निकाल दो, बात एक ही है। इसका मतलब इन दोनों का 1 साल का ब्याज है वो 3570 है आपका। वो कितना है? 3570 रुपए ब्याज है आपका। तो निकाल दीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3570 रुपए ब्याज है किसका भाई? इन दोनों का। तो इनका योग कर लो, 36 48 84,000 इंटू 100। तो 3 जीरो कैंसिल हो गए। इसको मैं 7 से काटूं तो ये 51 आता है, 7 से काटूं तो 12 आता है। मैं इसको 3 से काटूं तो 17 आता है, इसको 3 से काटूं तो 4 आता है। और 4 का भाग 17 में देंगे तो 4×10=25। सवाल का उत्तर आएगा 4.25%। पहले 16,000 पर 3 साल तक ब्याज लगेगा, फिर 7,000 रिटर्न कर दिया तो 9,000 बचा, फिर 9,000 पर अगले 4 साल और ब्याज लगेगा, तब पूरे 7 साल कंप्लीट होंगे। ठीक है ना? तो 7वें वर्ष के अंत में फिर उसने चुका के लोन फ्रीज कर दिया। तो अब हम यहां से दर बता सकते थे। तो आंसर कितना आएगा? तो एक सवाल ऐसा ही और करो, देखो 15,000 एक बैंक से उधार लिए और 6 साल के बाद में उसने इतना अमाउंट रिटर्न कर दिया उसका। तो बताओ 6 साल तक तो यही रहा क्या? तो आप कहेंगे सर 15,000 इंटू 6 यानी 90,000। ठीक है ना? एक बार में इसे लिख दूं। प्रिंसिपल कितना है? 15,000। और टोटल उसने चुका कितना दिया? तो आप कहेंगे सर 6500 तो एक बार दे दिया, और 13,460 लास्ट में और दे दिया। तो 13 और 6 19, 19 500 और 400 900, 19,900 और 60 रुपए चुका दिया उसने टोटल। तो बताओ ऐसा ही कितना हुआ? तो इन दोनों का अंतर देख लो, ऐसा ही कितना है? बोलो 19,960 में से 15 गया तो 4,960 बच गया, 4,960 ब्याज आ रहा है। अब हम मूलधन निकालते हैं किसका ब्याज है ये। तो आप कहेंगे सर 15,000 का तो 6 साल का ब्याज है, तो 15 6 90, तो 90,000 तो मूलधन वो बन गया आपका, क्योंकि 90,000 का हम 1 साल का ही निकालेंगे। फिर चाहे 15,000 का 6 साल का निकालो, चाहे 90,000 का 1 साल का, एक ही बात है। फिर उसमें से अब 6500 रुपए रिटर्न कर दिए तो 8,500 बच गए। ये 8,500 अगले 4 साल और रहेगा, क्योंकि 6 के बाद में आपको 10 तक जाना है, तो कितने साल और? 4 साल और कहेगा। तो बताओ 8,500 का 4 गुना कितना होगा? तो आप कहेंगे 34,000। 4,500 का 8,500 का 4 गुना कितना होगा? 34,000। तो इसका भी 1 वर्ष का, इसका भी 1 वर्ष का, तो क्यों ना दोनों को जोड़ के 1 वर्ष का निकाल लें। तो दोनों का योग कितना आया? 90 + 34 1,24,000। तो भाग लगा दीजिए इसमें 1,24,000 का। ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। समय लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि समय तो 1 यूनिट बना रखा है हमने, 1 वर्ष का बना रखा है। इनको 1-1 वर्ष का बना लिया ना हमने। 15 गुणा 6 किया, 90,000 1 वर्ष का हो गया। 8.5 गुणा 4 किया, वो भी 1 वर्ष का हो गया। तो ये 1 वर्ष का है आपका। 8 लीजिए, 2 और 1 3 बिंदु कट गई। 124 का भाग पूरा पूरा 4 बार। सवाल का उत्तर आएगा ए ऑप्शन, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। 124 का भाग 496 में पूरा पूरा 4 बार जा रहा है। 24 चौक 96 होता है ना, और 4 एकम 4। तो सवाल का उत्तर आएगा 4%। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु 2500 रुपए में तो नगद खरीदी जा सकती है, लेकिन 520 रुपए नगद भुगतान और 4 समान किस्तों में भी उपलब्ध है ये। यदि ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो बताइए किस्त की राशि क्या होगी। तो ये देखो, इस वस्तु की कीमत क्या है पहले तो मेरे को ये बताओ। तो आप कहेंगे सर 2500 रुपए कीमत है वस्तु की। इसमें से डाउन पेमेंट कितने का कर दिया? 520 का।
तो बताओ कीमत शेष कितनी रही, तो 500 गया, 2000 में से 20 गया तो 1980। ये आपका मूलधन आ गया, ये आपका मूलधन बच रहा है जो हमें ऋण के रूप में रख लिया। अब हम इसको चुकाएंगे किस्तों में, ठीक है ना। 1980 है ये, अभी तक आपका मूलधन है, देय ऋण नहीं है ये, क्योंकि ये 2500 नगद कीमत है उसकी, जिसमें से 520 का भुगतान कर दिया, तो नगद कीमत 1980 बच रही है अभी, ठीक है। अब इसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई इसने 25% वार्षिक, ठीक है, 25% वार्षिक बताई। लेकिन देखो किस्तें मासिक चुका रहा है, इसका मतलब बोलो 25% 12 महीने की है, तो एक महीने की 25/12 हो जाएगी, एक महीने की 25/12। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, तो नीचे क्या आएगा 12 चौके 48, तो 1/48। मतलब एक महीने में 48 रुपए का 1 रुपया ब्याज होता है, एक महीने में 48 रुपए का क्या होता है, 1 रुपया ब्याज होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे भाई 4 समान मासिक किस्तों बताना है, तो 4 महीने का ब्याज बताना पड़ेगा ना, तो मैं कहता हूं पहले 1980 का हमें 4 माह का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये देय ऋण बनेगा, ठीक है ना। तो देय ऋण बनाना है तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूंगा, तो बताओ 1/48 को 4 से गुणा करेंगे 4/48 आएगा, यानी 1/12, यानी 4 महीने का ब्याज 1/12 होगा। तो मिश्रधन 12 + 1 13, यानी मैं इसका निकाल दूं 13/12। तो ये क्या बन जाएगा, अभी ये आपका देय ऋण बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, देय ऋण बन जाएगा भाई, ठीक है ना। ये आपके मूलधन से क्या बन जाएगा, देय ऋण बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1/12, 12 मूलधन है तो 1 उसमें जोड़ते 13 मिश्रधन, तो मैंने 13/12 कर दिया इसका। अब ये काट के हम इसको और छोटा कर सकते हैं, लेकिन जो जरूरी नहीं, इसको इतना रहने दो, बाद में हम देख लेते हैं सवाल में। अब शुरू करते हैं हम किस्तों में सवाल को। हमने मान लिया प्रत्येक किस्त 48 की है और 4 किस्तों में चुकाना है, तो बताओ अंतिम में तो 48 ही होगा देय ऋण, उससे पीछे वाली में 1 रुपया ब्याज होगा तो 49 होगा, उससे पीछे वाली में 1 रुपया और ब्याज होगा तो 50 होगा, उससे पीछे वाली में 1 रुपया और ब्याज होगा तो 51 होगा। हो गई क्या टोटल 4, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो गई 4 आपकी, इनका योग कर लो, तो 51 + 49 100 होता है, 100 + 50 और 48 98, 198 देय ऋण है आपका, और 198 की वैल्यू इसके बराबर कर दो, ये रहा देय ऋण आपका, ठीक है। तो बताओ किसके बराबर, 1980 × 13/12, तो बताओ यहां से 198 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 130/12, 1 यूनिट की वैल्यू। तो बताइए आपका तो इंस्टॉलमेंट 48 माना था ना, तो इंटू 48 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आएगा 12 चौके 48, 8 चौक 52, 520 रुपए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट भी डाउन पेमेंट के बराबर ही आ गई, 520 का डाउन पेमेंट किया था और इंस्टॉलमेंट भी कितने की निकल रही है, 520 की इंस्टॉलमेंट निकल के आ रही है। कहीं आप 198 को इसके बराबर मत कर देना, है ना, क्योंकि ये तो आपका मूलधन था, हमें देय ऋण के बराबर करना होता है, तो देय ऋण का मतलब होता है मूलधन में ब्याज और ऐड करो। तो मैंने 1/48 है ना, मासिक दर है आपकी, महीने की दर है, हमें चाहिए 4 महीने का ब्याज, तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, तो 4/48 का मतलब होता है 1/12, मतलब 12 पर 1 रुपया ब्याज, यानी 13/12 कर दिया, और ये देय ऋण हो गया हमारा, तो हम सवाल को कर सकते हैं। तो मैं एक ऐसा ही सवाल और लेता हूं आपके लिए। एक वस्तु 19,200 में नगद खरीदी जा सकती है, उसकी नगद कीमत है, यानी इस वस्तु की कीमत है 19,200, लेकिन इसमें से डाउन पेमेंट कितने का गया भाई, 4800 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, तो 4800 रुपए यहां से कम कर दीजिए आप, इसमें से 4800 कम कर दीजिए, तो 14,400 बचा, और ये 14,400 क्या है भाई, मूलधन है इसका, ठीक है ना, इतना धन अभी बचा हुआ है,
जिसको हम किस्तों में चुकाएंगे, ठीक है ना। तो पहले देय ऋण निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12%। तो ये कहते हैं कि 12% अगर वार्षिक है और किस्त हमें मासिक चुकानी है, तो 12 का भाग लगा दो भाई, एक महीने की आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% होगी, यानी 1% की दर से किस्तें चुकेंगी आपकी, हर किस्त 1% की। तो बताओ 5 महीने का ब्याज कितना हुआ, 5%। बेटा इसमें 5% और ऐड करना है अभी, ठीक है ना, तब ये देय ऋण बनेगा। तो क्यों ना मैं इसका 105% ही निकाल दूं, क्यों ना मैं इसका 105% निकाल दूं, क्योंकि 100% तो मूलधन होता ही है, 5% ब्याज हो रहा है 5 महीने का। तो बताओ मिश्र धन कितने का होगा, तो हमें तो मिश्र धन ही तो बताना है यहाँ पर। तो 5 महीने का ब्याज और जोड़ दो, एक महीने का 1% है तो 5 महीने का 5% और जोड़ दो, तो 105%। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 105 को इस 144 से गुणा कर लेंगे, यानी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 144 गुणा 105 ही रहने देते हैं, बाद में कर लेंगे गुणा, ठीक है। ये हमारा हो गया देय ऋण या मिश्र धन। अब हम किस्तें लिखना शुरू करेंगे। तो मैंने मान ली पहली अंतिम रूप से मैंने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की मान ली, तो अंतिम 100 रुपए है। उससे पीछे वाली किस्त में 1% क्या रहेगा, आपका महीने का ब्याज रहेगा, तो वो 101 रुपए ब्याज देगी। उससे अगली 1% और यानी 102 रुपए का ब्याज देगी। उससे अगली एक और देगी तो 103 रुपए का ब्याज देगी, और उससे अगली 1 रुपए का और तो 104 रुपए ब्याज देगी। तो इंस्टॉलमेंट दे ऋण होगा, तो इन सबका योग कर लीजिए कितना हुआ। तो आप कहेंगे सर 500 तो वैसे हो गया, 4 3 7 9 9 और 1 10, 510 हो गया भाई। तो 510 हो गया टोटल दे ऋण, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 144 गुणा 105 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो लगा दीजिए 510 का भाग यहां पर, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट तो 100 की होगी ना, तो इंटू 100 कर दीजिए, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान आएगा। 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 3 से कट सकता है, 35 105, और ये 3 से कटेगा तो 17 51, ठीक है। अब मैं इसको काटूं तो देखो कितना आएगा, एक बार मैं इसको गुणा करूं, 14 को 10 से कर लूं, 144 को 10 से करूं तो 1440, 1440 गुणा 35 और बटे में चल रहा है 17, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार इसको क्या करता हूं, लगभग में 17 से इसको गुणा ही कर ले, 17 का भाग इसमें देऊं तो कितना लगभग आएगा मेरे पास, वो देख लेता हूं। मैं 2 दशमलव तक निकालता हूं, 70 दूनू 34, एक बचेगा तो दशमलव लगाया, 10 हो गए, 10 में भी नहीं दिया तो 0 लगाया, 100 हो गए। और अब 17 का दूंगा तो बताओ 70 5 85, मेरे पास 15 बच गए 150, और 17 अंटे 136, लगभग इतना आ रहा है। अगर इसको मैं यहां 0 से दशमलव हटाऊं तो ये 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। मैं 20 से इसको गुणा करता हूं एक बार, तो 20 से गुणा करने पर तो 144 का डबल 200 यानी कि 2880 आएगा। और 0.5 से लगभग गुणा करूं तो 144 का 0.5 गुणा करूं या 0.6 गुणा ही मान लो, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 14 6 84, 84 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 86, मतलब लगभग 86.4 और हो जाएगा। तो इनको जोड़ूंगा तो 4 6 8 और 8 16, और इधर 9, 2966 के आसपास आएगा भाई। और इसने निकटतम में पूछी है तो सवाल का उत्तर आएगा 2965। सवाल का उत्तर क्या आएगा, 2965 आएगा भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल था, क्योंकि इसने निकटतम में पूछा था, पूरा पूरा कट नहीं रहा है भाई राशि, ठीक है ना। देखो यहां से 510 आपका टोटल आ रहा है, और वहां से केवल 3 से तो कट रहा है ये, तो ये 17 आ गया, एक 0 भी कट गया। लेकिन अब 17 से नहीं कट रहा, तो हमने 17 से इसको अप्रोक्स काट लिया, 70 दूनू 34, लगभग 2 बार कट रहा है, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2880 से तो आंसर बड़ा आएगा। ये तो कंफर्म हो गया था कि 70 दूनू 34 आएगा, 2 आएगा।
और 1440 को 2 से गुणा करेंगे 2880 से बड़ा आएगा, मतलब इससे बड़ा आएगा, लेकिन 3000 से तो छोटा आएगा, तो 2965 हम अप्रोक्स में लगा सकते थे आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए आप, सेम ऐसा ही सवाल है। 500 रुपए नगद में या फिर 150 रुपए नगद भुगतान और 5 समान मासिक किस्तों में खरीदी जा सकती है। तो वही बात आ गई बेटा कि बताओ कीमत कितनी ही 500 और ये मासो नगद भुगतान 150 को कर दियो, तो बताओ बच्चा कितना 350। ये आपका मूलधन है, ये प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है आपका। लेकिन आपको पता है 18% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 18% में 12 का भाग लगा दीजिए, तो बताओ 36 18 6 दूनी 12, 3/2% आ गया, मतलब 1.5% साल का ब्याज आ रहा है, महीने का ब्याज सॉरी महीने का ब्याज है 1.5% महीने का ब्याज है। तो बताओ 5 वर्ष 5 महीने का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 1.5 को 5 से गुणा करो, 15 5 75, 7.5% ब्याज और मिलेगा अपने को। तो हम इसका निकाल देंगे 7.5 यानी 107.5%। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ये देय ऋण बन जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा आपका, देय ऋण बन जाएगा, नहीं अमाउंट बन जाएगा आपका। ठीक है, और अब हमें किस्तों में चुकाना है, तो मैंने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की मान ली, 100 रुपए की, तो 100, उससे पीछे वाली में 1.5 जुड़ जाएगा, तो 101.5, उससे पीछे वाली में 1.5 और जुड़ जाएगा, तो 103, उससे पीछे वाली में 1.5 और जुड़ जाएगा, तो 104.5, और उससे पीछे वाले में 1.5 और जुड़ जाएगा, तो 106। ये आपका देय ऋण हो गया। तो बताओ कितना हुआ, 500 तो एक हो गया, 1.5 और 4.5 मिलके हो जाएंगे 6, 6 6 12 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 15, मतलब ये हो गया आपका टोटल 515। 515 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई? तो आप कहेंगे सर 515 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, 350 गुणा 107.5% इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इतने के बराबर हो जाएगी। तो बताओ 515 का भाग लगा के इंटू 100 कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो लगा दीजिए इसमें 350 गुणा 107.5% बटे 515 का भाग लगा दिया और इंटू 100 कर देंगे इंस्टॉलमेंट के लिए। तो बेटा 100 तो आपका परसेंटेज से हट गया। ठीक है, और 1 इस 0 से हट गया। मैं इसको 5 से काटूं 7 बार कटेगा, मैं इसको 5 से काटूं तो 5 एकम 5 और 5 3 15, 103 आएगा, 103 आ जाएगा। अब शायद ये नहीं कटेगा, तो हमें इसमें भाग ही लगाना पड़ेगा। अब इसमें और कोई उपाय है नहीं, लगभग आपको भाग ही लगाना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको 7 से गुणा कर लूं, 7 5 35, 7 7 49 और 3 कितने हो जाएंगे 52, तो 5 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, और 7 एकम 7। इसमें भाग देना है आपको 103 का। तो भाई अगर हम इसमें 100 का भाग लगाए तो 75 पॉइंट कुछ आता, लेकिन अगर 100 से बड़ी का भाग लगा रहे हैं तो 75 से तो नीचे आएगा सवाल का उत्तर। इसका मतलब 73 या 72 वाले में से कोई सा एक आएगा। चलो लगा लेते हैं इसमें, 7 बार गया भाग, तो 7 21 यानी 721 हो जाएगा ये। तो 52 में से 21 गए तो हमारे पास 31 बच गए और आगे बच गया 5। अब इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 73 वाला सवाल का उत्तर आएगा भाई बी ऑप्शन, 73.06 सवाल का उत्तर आ जाएगा। 73 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा 73.06%। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आया हुआ। अगला सवाल देखिए, एक आदमी 10 रुपए उधार लेता है और 11 महीनों के लिए 1 रुपए की 11 किस्तों में भुगतान करता है, तो ब्याज की दर बताओ। अब यहां दर पूछ ली, तो यहां बात ऐसे हो रही है, टोटल उधार लिया गया अमाउंट कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 रुपए है। ठीक है ना,
लेकिन हम एक एक रुपए की 11 किस्तों में उसका भुगतान कर रहे हैं। तो बताओ आपने टोटल अमाउंट कितना दे दिया, तो आप कहेंगे 11 रुपए। तो बताओ एसआई कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर 1 रुपया। 1 रुपया आपने एसआई के रूप में दिया है, ठीक है। अब ये अपने से कह रहा है कि ये 1 रुपया किसका ब्याज है, तो आप कहेंगे भाई पहले महीने तो आपका 10 रुपए का ब्याज लगेगा, क्योंकि आपने 10 रुपए उधार लिए थे, पहले महीने 10 रुपए का लगेगा। फिर अगले महीने 9 रुपए का ही लगेगा, क्योंकि आपको पता है हर महीने 1-1 रुपया दे दिया जाता है। पहले महीने 10 रुपए का ब्याज लगेगा, अगले महीने 9 रुपए का ब्याज लगेगा, अगले महीने 8 रुपए का ब्याज लगेगा, अगले महीने 7 रुपए का ब्याज लगेगा, अगले महीने 6 रुपए का ब्याज लगेगा, अगले महीने 5 रुपए का ब्याज लगेगा, फिर 4 रुपए का ब्याज लगेगा, फिर 3 रुपए का, फिर 2 रुपए का, फिर 1 रुपए का। ऐसे इनका ब्याज लगेगा आपका हर महीने। पहले महीने इसका लगेगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें और 10वें महीने में लगेगा। और 11वें महीने में तो जो टोटल ब्याज है वो दे दे के आपको ऋण चुकता हो जाएगा आपका, ठीक है ना फाइनली। तो मैं कहता हूं इन सबको जोड़ लो, यही तो आपका मूलधन है। जैसे हमने 2 सवाल पीछे किए थे ना, वो 7,000 वाला और वो 13,460 वाला, जिसमें 3 साल बाद में 10 साल बाद में दे रहा था, तो उसके लिए अलग अलग, वैसे ही यहाँ भी ऐसे ही है। तो 10 से 1 तक का योग यानी 1 से 10 तक का योग कितना होता है, 55। सीधा फॉर्मूला है यार, n+1/2। तो बताओ 10 संख्या है तो 10 इंटू 10, 10 + 1 यानी 11, तो 11 इंटू 10 110, 110 में 2 का भाग दिया तो 55। अर्थात ये 1 रुपया किसका ब्याज है, 55 का ब्याज है, ठीक है। और इंटू 100, ठीक है। ये आपकी मासिक दर आएगी, 5 से काट लो 20, 5 से काट लो 11। अगर आपको वार्षिक है, वैसे दर ही पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, इसका मतलब वार्षिक है, तो इंटू 12 और कर देना। तो बताओ 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 240। 240 में 11 का भाग लगा दो, 11 दूनी 22, 2 बचेंगे तो 20 आ रहा है, तो 11 एकम 11, 9 बचेंगे तो 9/11। सवाल का उत्तर आएगा 21.81%। 21.81% सवाल का उत्तर आएगा भाई, ठीक है ना। क्योंकि हम 9 में 11 का भाग देंगे तो 0.8 आएगा ना, क्योंकि 11 8 88, तो लगभग 21.8 के आसपास सवाल का उत्तर आएगा। तो यहां आपको क्या करना है, जो घटते क्रम में जितने रुपए की किस्त है ना, उतने रुपए कम करते जाओ, ठीक है, जब तक कि वो शून्य ना हो जाए, ठीक है। या शून्य ना भी हो, मान लो कम किस्तें हैं तो शून्य ना भी हो, तो तब तक आपको देते जाना है, ठीक है, उसमें भाग। अगला सवाल भी ऐसा ही है। एक वस्तु की नगद कीमत 9,000 है, 2200 रुपए अग्रिम भुगतान हो गया, तो बताओ 9,000 में से 2200 निकाल दो। 2200 निकाल दीजिए 9,000 में से, तो 6,800 बचा, मतलब इसी को लोन के रूप में चुकाया जाना है, ठीक है। तो ब्याज 6800 का लगना शुरू होगा आपका। अब ये 1400 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, यानी इसकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 1400 की। तो बताइए कितनी इंस्टॉलमेंट देगा, 5, तो 14 5 70, मतलब 7,000 रुपए इंस्टॉलमेंट के रूप में चुकाएगा। तो बताओ एसआई कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 6800 रुपए थे लेकिन 7,000 चुकाने पड़े, तो 200 रुपए एसआई हो गया। तो एसआई 200 रुपए, ब्याज हमारा 200 रुपए है कि 200 रुपए का उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब ये ब्याज किसका है, तो आप कहेंगे सर पहले महीने तो 6800 पर लगेगा, पहले महीने तो 6800 पर लगेगा, अगले महीने 1400 की किस्त चली गई, तो 6800 में से 1400 घटा दो, अगले महीने 5400 पर लगेगा। उसके बाद में 1400 और घटा लो, अगले महीने किस पर लगेगा, 4000 पर। फिर 1400 घटा लो, इसमें से 1400 घटाएंगे तो 2600 पर, अगले महीने 2600 पर। और अभी 4 ही हुई है, एक और 2600 में 14 घटाओ तो 1200, तो अगले महीने। तो इनका ब्याज है वो पहले महीने इस पर लगेगा, अगले महीने इस पर लगेगा, अगले महीने इस पर ब्याज लगेगा, अगले महीने इस पर, और अगले महीने इस पर ब्याज लगेगा। तो मैं कहता हूं इन सबको जोड़ के टोटली एक महीने का निकाल दे तो बिल्कुल ठीक है आपका, कर लो। 6800 में 1200 जोड़ दो 8000, इधर 5400 में 2600 जोड़ दो, ये भी 8000, तो 8 8 16 और 4 कितनी हो गई, 20,000। इसका मतलब ये 20,000 रुपए का ब्याज है। कितने का ब्याज है भाई, 20,000 रुपए का।
तो इंटू 100 कर दो, ये 1 महीने का ब्याज है। बोलो यहां से ये कितनी बिंदु कट गई, 4 बिंदु, यानी 1%। ये 1% मासिक है बेटा, 12 से गुणा करेंगे तब वार्षिक आएगा 12%। सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई, 12%। ब्याज की दर क्या है, 12% वार्षिक है। ब्याज की दर क्या है जी, 12% वार्षिक। एक सवाल और करेंगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट का एक सवाल और करेंगे। मैंने ब्याज भी निकालना बताया है, दर भी निकालना बताया, इंस्टॉलमेंट निकालना बताया। 1500 रुपए का शर्ट है, नगद भुगतान कितने का कर दिया भाई इसमें, 350 का। तो 350 यहां से घटा लीजिए, 1150 बचे, और इसका भुगतान कर रहा है किस्तों में, 3 समान किस्तों में, कितने कितने की, 400 रुपए की। तो इंस्टॉलमेंट में धन कितना है, 400 रुपए की 3 किस्त दी, इसका मतलब 1200 रुपए का भुगतान कर दिया उसने। तो बताओ 1200 रुपए इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 50 रुपए। तो एसआई 50 हो गया क्या, तो एसआई 50 रुपए हो गया भाई। एसआई कितना हो गया, 50। ब्याज 50 हो गया। अब ये ब्याज किसका है, तो आप कहेंगे सर पहले महीने तो 1150 पे लगेगा, पहले महीने 1150 पर ब्याज लगेगा, अगले महीने 400 कम कर दो, 750 पर ब्याज लगेगा, अगले महीने फिर 400 कम कर दो तो 350 पर ब्याज लगेगा। बस हो गया आपका, 3 ही किस्तें थी तो 3 बार आपका आ गया टोटल। इनका आपको निकाल लेना है योग, कि आप इन सब का एक माह का ही ब्याज निकाल लेंगे। अलग अलग एक एक महीने का निकालने के बजाय तीनों को जोड़ के एक महीने का 350, 750, 1100, 1100, 1150 में जोड़ेंगे तो 2250। ये 2250 रुपए का ब्याज है, इंटू 100 कर दो, ये आपकी मासिक दर आ जाएगी। लेकिन दर यहां शायद वार्षिक पूछ रहा है, तो इंटू 12 कर दो। दोस्तों एक बिंदु कंप्लीट कट गई, 25 से काट लो, 25 चौक 100, 25 नामा 225। इसको 3 से काट लो 4 बार, और ये 3 से काट लो 3 बार। 5 चौके 20, 20 चौक 80, 80 बटा 3 आएगा भाई, सवाल का उत्तर आएगा। तो 3 का भाग 26 बार, 26 78, बच गए 2, तो 0.66 आएगा भाई, सवाल का उत्तर आएगा 26.66। डी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा, डी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड सवाल। तो आज हमने साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट को पढ़ा है। कल से अगले लेसन में शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।